जिन भी बच्चों का 21-22 सितंबर 2024 को झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, खास करके उनके लिए आज हम मैथ्स के विभिन्न टॉपिक से विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि इन प्रश्नों के माध्यम से आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। आइए सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिया गया, दो स्टेटमेंट आपके पास गिवन किया गया है। पावर वाला संख्या में बड़ा छोटा का जिक्र है दोनों स्टेटमेंट में। देखिए कैसे हम इसको पावर वाला संख्या में अगर बड़ा छोटा आपको चूज करना होता है, सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता देते हैं। आप क्या करना, पावर का एचसीएफ निकाल लेना। एचसीएफ समझते हो आप? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसा जिसको कहते हो आप। अच्छा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। तो पावर का एचसीएफ निकालना है। अच्छा, 300 200 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 300 200 में सबसे बड़ा कॉमन क्या है? तो आप कहोगे सर 100 है। एचसीएफ से पावर को काट लीजिए। अच्छा, काटिएगा तो यहां क्या बचेगा? 3, और यहां कितना बचेगा? 2। बस अब आप सोल्व करके देख लीजिए, जो बड़ा होगा हकीकत में वह बड़ा होगा, जो छोटा होगा वह छोटा होगा। अच्छा, 6 पर पावर 3 कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 216। कितना हुआ? 216। और यह हुआ 16 का स्क्वायर 256। क्या 216 जो है 256 से बड़ा हो पाएगा? तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत। पहला क्या हो गया? गलत। चलिए दूसरे स्टेटमेंट में आइए, दूसरा कथन में आइए, फिर उसी प्रकार से लॉजिक लगाएंगे। पावर का एचसीएफ 300 200 का 100, 100 से काटेंगे कितना यहां बच जाएगा? 3। यहां कितना बच जाएगा? 2। अच्छा, 4 का क्यूब कितना हो गया? 64, 64। जबकि 7 पर पावर 2 यानी 7 का स्क्वायर 49, 49। अच्छा, 64 क्या 49 से बड़ा है? तो आप कहोगे सर जी हां बिल्कुल बड़ा है। तो पहला तो गलत था, दूसरा सही है, यानी केवल दूसरा कथन क्या है? सत्य है। जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना है? पावर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ से पावर को काट लीजिए, जो बचा पावर पावर रख करके मान निकाल लीजिए। जहां बड़ा संख्या मिलेगा हकीकत में वो बड़ा, जहां छोटा मिलेगा हकीकत में वह छोटा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा आराम से। देखिए इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? एक संख्या है आपका √8 प्लस में √5, √7 √7 प्लस में √6, √10 प्लस में √3, और एक संख्या है √11 प्लस में √2। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल, यह भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, देखिए जब भी ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि जिसमें जोग बराबर हो, देखिए 8 5 कितना? 13, 7 6 13, रूट वाला दोनों संख्या, 10 3 13, 11 2 13। तो आप कुछ मत करना, अगर जोगफल बराबर है तो, है ना, रूट को ध्यान में नहीं रखते हुए उसको आपस में गुना करके देखेंगे। 8 5 40, 7 6 42, 10 3 30, 11 दूना 22। अब गुना करने के बाद जो बड़ा होगा, जहां से बड़ा मान का प्राप्ति हुआ वह संख्या बड़ा होगा हकीकत में, और जहां से छोटा मान का प्राप्ति होगा वह संख्या हकीकत में छोटा होगा। अभी आपसे छोटा पूछा गया। अच्छा, 40 42 30 और 22 मिला, तो सबसे छोटा तो यहीं से मिला, यही संख्या सबसे छोटा होगा। यह स्मॉलेस्ट नंबर है दी गई सभी संख्याओं में। सुन लिए बात को। अब देखो एग्जाम में दो प्रकार का सवाल आता है, इसमें हम दोनों प्रकार के सवाल पे डिस्कस कर देते हैं। देखिए रूट वाला संख्या, एगो तो जोग बराबर आया, तो हमने बोला रूट को ध्यान में न रखते हुए उसको गुना करना आपस में, जहां बड़ा मान मिलेगा वह संख्या बड़ा, जहां छोटा मान मिलेगा वह संख्या छोटा। और एक दूसरा प्रकार का जो सवाल इसमें आता है उसमें अंतर बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर रूट वाला संख्या दे दिया है ना, √8 माइनस में √5 है ना, उसके बाद माइनस में अगर रहेगा √11 माइनस में √8 है ना, यानी कहने का मतलब 3 3 के डिफरेंस पर, यह तो जोगफल बराबर था। अगर अंतर बराबर हो तो उस स्थिति में क्या होगा? जो आपको देखने में, आपके नजरिया से देखने में जो बड़ा दिखेगा वह मान हकीकत में छोटा होगा, और जो आपके देखने के नजरिया से छोटा दिखेगा वह मान बड़ा होगा। कब? जब अंतर बराबर होगा तब। अभी जोगफल बराबर है तो गुना करके देखा हमने, जहां बड़ा वह संख्या बड़ा, जहां छोटा वह संख्या छोटा। जब अंतर बराबर होगा, है ना, जैसे हमने जिक्र किया ना, √11 माइनस में √8, √8 माइनस में √5, और भी कोई संख्या होगा, डिफरेंस अगर इक्वल है, 3 3 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, का डिफरेंस है, तो उस स्थिति में जो देखने में बड़ा लगे वो मनमा छोटा, और जो देखने में छोटा लगे वो मनमा बड़ा। अब इस पे हम थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं, आखिरकार ऐसा होता क्यों है। जैसे देखिए क्या क्या संख्या है आपके पास,
एक है आपके पास √8 प्लस में कितना है √5। एग्जाम में बनाने का टेक्निक हमने बता दिया आपको। अच्छा, √7 प्लस में कितना हो गया आपका √6। एक संख्या क्या है आपका, यह है √10 प्लस में कितना हो गया आपका, यह हो गया √3। और एक संख्या क्या है, यह √11 प्लस में √2। अच्छा एक बात बताइए, जो संख्या बड़ा होगा उसका वर्ग करने पर मान भी बड़ा मिलेगा? नहीं, उसका वर्ग करने पर मान भी बड़ा मिलेगा। तो सबका स्क्वायर कर लीजिए, टोटल का सबका स्क्वायर करते हैं ना, सबका स्क्वायर कर लीजिए, सबका स्क्वायर कर लीजिए। चलिए सबका स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया सब। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्चुअली होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अच्छा वर्ग करो, ए स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8, √5 का 5, 8 5 कितना हुआ 13, और प्लस में 2ab यानी 2√8 5 कितना हो जाएगा 40। ध्यान दीजिएगा। अगला ए स्क्वायर √7 का 7, बी स्क्वायर √6 का 6, 7 6 13, प्लस में 2ab 2√42 42। चलिए अगला भी देख लीजिए, ए स्क्वायर √10 का 10, √3 का 3, 10 और 3 13 है ना, और प्लस में 2√42 है ना। चलिए अब देखिए इस पे आ जाइए, 11 2 कितना 13, और प्लस में 2 कितना हो गया आपका 22, यही है ना। अच्छा एक बात बताइए, 13 तो सब में है, हटा दीजिए। सब के बाहर 2 है, ये भी हटा दीजिए। हाँ नहीं, सब तो सब में कॉमन था। अब देखिए बात जो है इसी पे न गया, इसी पे तो गया बात। जिसमें रूट में अंदर में बड़ा वैल्यू होगा उसका मान बड़ा आएगा, छोटा होगा तो छोटा होगा। सबसे छोटा यहां मिला, सबसे बड़ा का अगर बात किया जाता है ना, अच्छा यहां पर 30 हो जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका, यहां पे चलिए इसको काट के लिख देते हैं, चाहिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हाँ ध्यान दीजिएगा। चल यहाँ पे गुना 2ab, यहाँ पे 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, नहीं मिस्टेक हो गया था थोड़ा। 10 तरीके 30, यहाँ जाइए 11 2 13 है ना, और प्लस में 2 कितना हो गया आपका 22, यही तो है। देखिए ये तो सब में कॉमन है, हटा दीजिए इसको है ना। उसके बाद अब बात इस पे आ गया, तो सबके बाहर 2 है, ये अभी हटा के देख लीजिए आप। अब सिंपल सा बात है, अब सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ दिख रहा है, तो 42। तो अगर सबसे बड़ा संख्या पूछा जाता तो √7 प्लस में √6, सबसे छोटा पूछा गया तो 22 वाला, √11 प्लस में √2। तो यही चलते इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमने आपको बता दिया कि जब योग बराबर हो तो उसको आपस में गुना कर लीजिए है ना। जहां से गुणनफल जो है बड़ा मिलेगा वह संख्या बड़ा होगा, छोटा मिलेगा वह संख्या छोटा होगा। ऐसा क्यों होता है उसको भी प्रमाणित करके हमने बता दिया। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखिए कहता 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी जो है उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती एक अन्य रेलगाड़ी को जो है 50 सेकंड में क्या कर जाता है, पूरी तरह से पार कर जाता है। दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई पूछा। अच्छा एक सिंपल सा बात सोचो, रेल का कंसेप्ट आप जानते होंगे ट्रेन का, जब रेलगाड़ी दूसरे को पार करता है तो उस स्थिति में जो दूरी होता है दोनों के लंबाई का योग होता है, तो दूरी निकाल लीजिए। अच्छा सेम डायरेक्शन है, चाल घटाएंगे, 90 और 72 का डिफरेंस कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए, सेम डायरेक्शन था हमने चाल घटा लिया। दूरी बराबर चाल गुना समय, पार कितना देरी में करता है 50 सेकंड में। यह जो दूरी आया इसमें दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है, और एक का लंबाई आपको गिवन किया गया है 120, दूसरा का लंबाई निकालना है, तो दोनों के लंबाई में एक का घटा लेंगे, काट लीजिए। 250 में से जो 120 चला गया, यानी दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 130 मीटर। कितना मेरे भाई 130 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बस इसमें ध्यान रखोगे, रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करता है तो वहां जो दूरी होता है दोनों के लंबाई का योग होता है। हमने दूरी निकाला, सेम डायरेक्शन था, चाल घटा लिए, और दूरी बराबर चाल गुना समय है ना। चाल था किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया क्योंकि समय सेकंड में था, और जो दूरी आया उसमें एक का लंबाई घटा लिया गया, दूसरा का लंबाई आ गया। अगले सवाल की ओर आ जाइए, देखिए समझिए। कहता तंजीम जो है अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया, आवास पर वेतन का 1/10 और वेतन का 1/4 कहता है बचत पर लगा दिया। यही तो है, अगर 1800 रुपया उसने अपने बटुए में छोड़ दिया, यानी बटुआ जिसको पर्स आप बोलते हो, तो बताइए उसने आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया। पहले ही निकालो कि बटुआ में जो राशि छोड़ा है वह पूरे जो है उसके इनकम का जो है कितना भाग है। हाँ ध्यान दीजिए, पूरे इनकम का मतलब 1 भाग, इसमें 1/5 जो अपना दोस्त पर खर्च किया, आवास पर कितना खर्च किया 1/10, और बचत कितना किया है तो 1/4।
4 नहीं, चलिए घटा लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 20 नहीं। अच्छा 20 में से 4 2 6 और 5 11 घट जाएगा, यानी 9/20, यानी जो बटुआ में राशि छोड़ा है वह पूरे वेतन का उसका जो है 9/20 भाग है। हाँ समझिएगा, तो ये 1800 जो है पूरे वेतन का 9/20 है। तो वेतन निकालने के लिए उल्टा गुना कर लेंगे 20/9 से, यह उसका पूरा वेतन है तंजीम का। लेकिन वेतन तो पूछा नहीं है उससे, हमसे आपसे क्या पूछा, उसने आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया। अच्छा आवास पर सोचिए थोड़ा, आवास पर 1/10 कितना, 1/10, और बचत है ना, अच्छा बचत कितना किया 1/4, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो 1/10 और 1/4, एलसीएम हो जाएगा 20 नहीं, तो यहाँ हो जाए 2 और 5, 7 बट्टा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 20, यही तो है 7/20। फिर से ध्यान दीजिएगा, आवास पर और बचत पर कुल कितना व्यय किया, तो दोनों का भाग जोड़ लिए 1/20 1/4, एलसीएम 20, 2 और 5 7/20। देखिए यहां से 180 यानी 10 बार में काट लीजिए, यानी 1400 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1400, यानी कहने का मतलब है कि आवास पर जो है और बचत पर जो है कुल कितना व्यय किया, तो 1400 रुपया व्यय किया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है 999 पूर्णांक, यह भी सवाल जो है ना बहुत दिनों से पूछते आ रहा है एग्जाम में, और बहुत आसान सा सवाल है, खाली समझने का फेर है। 999 पूर्णांक 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। अब एक बात समझिए आप, अच्छा एक पूर्णांक में है, अच्छा एक सिंपल सा बात समझो पहले आप। अच्छा 2/1/2 को क्या हम लिख सकते हैं 2 जोड़ 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों का मान एक ही होता है, पूर्णांक में लिखो या फिर प्लस में लिखो। अब एक बात समझिए, तो सबको लिखेंगे 999 प्लस में 1/7, 999 प्लस में 2/7, 999 प्लस में 3/7, है ना, सबको उसी प्रकार से लास्ट में 999 प्लस में 6/7। अच्छा तो 999 कितना बार आ जाएगा, है ना, तो 999 जो है कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। अच्छा उसके बाद कुछ नहीं करना है, सारा भिन्न को एक साथ कैलकुलेट करना, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, सब भिन्न को जोड़ोगे सबका हर बराबर है, ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 3 3 6 4 10 5 15 6 21/7 कितना हो जाएगा 3, यही तो है भाई। अब गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 छक 54, है ना, बच गया 5, 54 और 5 59, है ना, बच जाएगा 5, फिर 54 और 5 59, यही तो है, और प्लस में 3, यानी 5997, ये आपका राइट आंसर है 5997, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कई लोग जो इसमें गलती क्या करते हैं ना, कॉमन कर लेते हैं 999 को। अरे भैया कॉमन तब होगा जब ये गुना में होता तब, 999 गुना 1/7, तो यह गलती भूल करके भी मत कीजिएगा। पूर्णांक में है इसका मतलब प्लस में है, ठीक है, 999 पूर्णांक 1/7 का मतलब 999 जोड़ 1/7, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। देखिए ए अनुपात बी का मान दिया, बी अनुपात सी का, सी अनुपात डी का, आपसे ए बी सी डी का रेशियो पूछा, यानी रेशियो मर्ज करना है। चलिए देखिए सिंपल सा कंसेप्ट आपको सिखा देते हैं रेशियो मर्ज करने का। अच्छा क्या निकालना है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, लिख दीजिए जो दिया गया। ए अनुपात बी आपको कितना गिवन किया गया, तो 2:3, 2:3 दिया गया। अच्छा B/C कितना दिया गया, तो यह 5 अनुपात कितना दिया गया आपको 6, और जबकि C अनुपात D आपको कितना दिया गया, यह दिया गया 3:4। बस जिस जो दिया गया उसके सामने लिख दीजिए, है ना। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ये समझिए, देखिए जहां जहां खाली है ना उसके बगल गिर से उसको भर दीजिए, हाँ जिसके इसके सामने आपको खाली दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है तो 3 से भर देंगे, फिर यहाँ खाली दिख रहा है 3 से भर देंगे, यहाँ खाली दिख रहा है 6, जो जहां खाली है उसके बगल वाले मान से ही बगल वाले घर को भर लेना है। यहाँ खाली है, यहाँ 5 भर देंगे, यहाँ खाली है 3 भर देंगे, फिर देखिए यहाँ खाली है 3 भर देंगे। अब क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन गुना करने के बाद फिर रेशियो में अगर कुछ कॉमन होता है तो हम उसको हटा देते हैं, तो उससे बढ़िया है पहले ही हटा लीजिए। देखिए 3 यहाँ 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 हटा लीजिए, अब गुना कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 तरीके 15, 6 तरीके 18 और 6 चौका 24, यही तो मर्ज करने के बाद मिलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। 10 15 18 24 वाला ऑप्शन देखिए, 10 15 18 24, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए।
कहता है कि नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है। धारा के विपरीत, यहां से अपस्ट्रीम निकलेगा। चलिए अपस्ट्रीम निकाल लीजिए, धारा के प्रतिकूल चाल। अच्छा 2 किलोमीटर 20 मिनट में, यही तो है। 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे, यानी अपस्ट्रीम कितना निकल के आ गया, यह आ गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपस्ट्रीम। अब क्या कहता है, और 15 मिनट में वापस आ जाता है। सिंपल सा बात सोचो, अगर गया धारा के विपरीत तो लौटेगा धारा के साथ, ये खुद समझना है, प्रश्न आपको नहीं कहेगा। यानी अब डाउन स्ट्रीम वही 2 किलोमीटर को जो है धारा के साथ लौट जाता है 15 मिनट में। इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। यानी अनुकूल चाल जो निकल के आया, डाउन स्ट्रीम जो निकल के आया, वह कितना आया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपको हम सिखाए हैं कि अगर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम अगर आपको मालूम हो तो उस परिस्थिति में, यानी अनुकूल और प्रतिकूल मालूम हो तो उस परिस्थिति में अगर सांजल में नाव का चाल अगर पूछा जाए तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बाई 2, अगर धारा का पूछे तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बाई 2। धारा का पूछा घटा करके दूसरे भाग लगाएंगे तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बाई 2, यही तो है। तो 2/2 यानी धारा का चाल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। 8 नंबर सवाल देखो, कहता है दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति जो है 350 रुपया में 7 किलोग्राम दाल अधिक खरीद पाता है। दाल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य। एक बात समझना, अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़ा है तो उसका दो नाम होता है, बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटा है तो उसको घटा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं, वर्तमान मूल्य भी कह सकते हैं। तो बढ़ा घटा मूल्य यानी वर्तमान मूल्य। अब सिंपल सा बात, मूल्य में 30% का वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति 350 में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है। यह भी सवाल देखिए बार बार आपसे पूछा जाता है, समझिएगा बात को। जैसे हम ही हैं, 350 रुपया लेकर के मार्केट जाते थे, उसके बदले हमको दुकानदार जो है कुछ मात्रा में 20 किलो 25 किलो दाल हमको देता था, जबकि आज के जमाना में यह संभव नहीं है। मैथमेटिक्स का बात है, जो कैलकुलेशन दिया गया है उसके आधार पर काम करना है। 350 रुपया में कुछ दाल मिलता था, लेकिन कहता है हम जब गए एक निश्चित मात्रा में हमको मिलता था, वही पैसा आज लेकर हम गए, लेकिन आज जब गए दुकानदार हमको बोल दिया कि 30% कीमतवा घट गलो है सर, है ना। तो जितना आपको दाल मिलता था उससे आज 7 किलो दाल जो है आज आपको अधिक मिलेगा। उसका कारण क्या है, कीमत में 30% का कमी, यानी वही 350 रुपये हमको 7 किलो दाल अधिक मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 350 का जो है 30% जो है वह वर्तमान में जो है 7 किलो का कीमत है। कितना का, 7 किलो का। तो 1 किलो का निकाल लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए। चलिए 1 किलो का निकाल लीजिए, 7 से डिवाइड काट के हटा लीजिए, 7 से काट लीजिए 5 बार में, 5 तरीके कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर दो बात आपको बतला देना चाहते हैं, दोनों प्रकार से एग्जाम में सवाल आता है। एक वर्तमान मूल्य जो भी आपने निकाला, और एक कह देता है प्रारंभिक कीमत, यानी पहले का कीमत बताइए, दाल का पहले का कीमत क्या था। यह तो उत्तर आ गया आपका 15 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर पहले का पूछता तो वर्तमान कीमत पर आपने गया, यह वर्तमान कीमत है। कीमत में फिलहाल अभी वर्तमान में 30% का कमी आया, 30% कमी का फ्रैक्शन 70/100, यानी प्रारंभिक कीमत ज्यादा होगा तो उल्टा गुना कर लेते, यानी 100/70 से। तो दोनों प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है, हम दोनों का डिस्कस कर दिए। वर्तमान पूछे यहीं छोड़ देना, प्रारंभिक पूछे वास्तविक पूछे तो पीछे चले जाना है। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़ा है तो इसका मतलब पहले कीमत कम होगा, उस स्थिति में कम कर लीजिएगा। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटा है इसका मतलब पहले कीमत ज्यादा होगा, तो आप बढ़ा करके उत्तर दे दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का द्विभाजक। हाँ आराम से समझिएगा, देखिए यही तो कंसेप्ट है। ए बी सी, कहता कोण ए का समद्विभाजक बीसी को कहां मिलता है, ई पर मिलता है। कहां मिलता है, ई पर। एसी का लंबाई बताना, जबकि एबी का लंबाई आपके पास गिवन किया गया। एबी कितना गिवन किया गया है, एबी जो गिवन किया गया 9.6। अच्छा बी क्या गिवन किया गया, यह 4 और ये कितना है 3। एसी का मान बताना है। देखिए यह कोण समद्विभाजक है, एंगल बाई सेक्टर था। अब हम आपको एक कंसेप्ट यहां बतलाना चाहते हैं, यह भी बार बार पूछता है एग्जाम में, सारा एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। देखो एक बात समझो, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाए गए अंतः खंडों का जो अनुपात होता है ना, अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोला हमने, आराम से खैर मकदम कीजिए।
किसी भी त्रिभुज के, है ना, कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी इसका रेशियो जो है अन्य दो भुजा ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है आप लिख सकते हैं अंतःखंड क्या क्या बना, यह बना बी, है ना, और बट्टा ई सी, है ना, बराबर में ए सी बट्टा ए बी बट्टा ए सी, है ना, ए बी बट्टा ए सी। चलिए ए बी बट्टा ए सी मान रख दीजिए, बी का मान कितना हो गया 4, ये हो गया 4/3, है ना, बराबर में 9.6 बट्टा ए सी, है ना। चलिए इसको काट लीजिए, यह देखिए 2.4 से कट जाएगा, यानी ए सी बराबर, है ना, 7.2, 24×3 = 72, 1 दशमलव के साथ 7 सेंटीमीटर मामला है। चलिए 7.2 सेंटीमीटर, यही तो है 7.2 सेंटीमीटर किसका मान आया, यह मान एसी का आया, किसका, एसी का 7.2 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान रखोगे, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। देखिए यहीं पर हम दिमाग लगा देते, 4 बराबर 9.6, 3 बराबर तो 9.6 बटा 4 गुना 3, आराम से उत्तर कर। देखिए हम सिखाना है आपको, इसलिए हम इतना कर भी रहे हैं, हाँ, इतना करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कमेंट सेक्शन जब खोल के देखते हैं ना तो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग प्रकार का कमेंट आता है, लड़का अलग अलग प्रकार का, हम जानते हैं। कुछ लोग कह देगा ये तो मास्टर जो है अपने पढ़ रहा है, अपने लिखते हैं, अपने समझते हैं। बताइए मेहनत भी हम करते हैं, उसके बाद भी इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो बुजुर्गी है लोगों का। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा परेशानी हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा फिर से एक बार आइएगा सर तो डिस्कस कर दीजिए। यह एक बात हुआ, ऐसे है, ई है, ऊ है, अरे हम आपके बात को समझते हैं। हाँ, यह कमेंट उचित था कि सर थोड़ा लिखते हैं सर तो साइड हो जाइएगा, तो यह उचित वाला बात है कि लिखेंगे थोड़ा छोड़ देंगे क्वेश्चन को आपको देखने के लिए, हट जाते हैं साइड, है ना। चलिए, तो जो उचित बात है उसको रखने में कोई गुनाह नहीं है, बेफालतू का बात नहीं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। हाँ देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान आपको बताना है। अब देखो, अब एक बात समझिए कि कैसे हम यहां पहुंचेंगे। देखिए सी एंड डी का प्रयोग करेंगे इसमें। सी एंड डी कहने का मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको हिंदी में युगांतर निष्पत्ति कहा जाता है। चलिए सी एंड डी लगा दीजिए। तो अच्छा, युगांतर निष्पत्ति में करते हैं क्या, एक बार हर को अंश में जोड़ते हैं, फिर नीचे अंश में हर को घटाते हैं। चलिए तो इसको ऊपर ले आकर जोड़ेंगे तो कॉस तो कट जाएगा, 2 साइन थीटा, एक बार घटाएंगे ई माइनस साइन कट जाएगा, ई माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। राइट साइड भी वही काम होगा, 5 + 4 9, 5 में से 4 गया 1, काट के हटा दीजिए, यानी साइन बट्टा कॉस क्या हो गया आपका 10, टेन थीटा बराबर 9। बस कुछ नहीं करना, मान का प्रयोग कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस में 1, यही तो है 9 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 9 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कितना हो गया 81, 1 82 और बटा हो गया आपका 80, है ना, यानी 41/40। कितना, 41/40। ये आपका राइट आंसर 41/40 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो सी एंड डी के माध्यम से हम आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर लिए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात। अच्छा, दक्षता कहने का मतलब क्या, इफिशियंसी से। इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसका इफिशियंसी कहलाता है। इफिशियंसी कार्य, तीनों मिलकर काम को 9 दिन में। अच्छा, तीनों के एक दिन का काम आप सोचिए ना, तो 2 5 7 और 3 10, एक दिन का काम है 9 दिन में, यहां से पूरा काम निकाल लिए। चलिए कहता है बताओ सी अकेले इस कार्य का 40%, ध्यान दीजिएगा, यह पूरा कार्य हो गया, इसका 40% लिख दीजिए। अब इतना काम करवाना है सी से, सी के इफिशियंसी से भाग लगा दीजिए। अच्छा, सी का इफिशियंसी कितना है 3, यही तो है मेरे भाई, सी का इफिशियंसी कितना है 3, 3 से भाग लगा दिया गया। देखिए 2 शून्य काट के हटा दीजिए, कट गया 3 बार में, 4 × 3 यानी कितना हो जाएगा 12, यानी सी जो है इस कार्य का जो है 40% भाग कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 12 दिनों में कंप्लीट करेगा। कितना दिन में, 12 दिन में। तो इफिशियंसी क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है। तीनों के एक दिन का काम 10, 9 दिन में पूरा काम, इसका 40% सी से करवाना था, 3 से भाग लगा दिया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। हाँ, अब एक शब्द आया ट्विन प्राइम। प्राइम नंबर समझते हो, प्राइम नंबर कहने का मतलब जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, 1 नहीं, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, 2,
3, 5, 7, 9 नहीं, क्योंकि 9 का फैक्टर 3 भी हो जाएगा, जो केवल एक और स्वयं से कटे। 7 के बाद 11, 13, है ना, 17, 19, जी हाँ 23। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम का। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में जुड़वा अभाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा अभाज्य। ट्विन प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य। यानी वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, जिसके बीच का अंतर 2 हो, उसी को जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम कहा जाता है। दोनों अभाज्य होना चाहिए और दोनों के बीच का अंतर 2। चलिए, दोनों अभाज्य है और दोनों का अंतर 2 है, तो यह तो ट्विन प्राइम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, यह देखिए, यहां देखिए 71, 73, अंतर 2, दोनों अभाज्य है, यह भी ट्विन प्राइम है। यह भी 2 का डिफरेंस है, यह भी ट्विन प्राइम है, दोनों का दोनों अभाज्य है। देखिए, यहां अंतर 2 का है जरूर, लेकिन 133 जो है वह प्राइम नंबर नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि यह 7 से डिविजिबल है, 19 से डिविजिबल, 19 से 33 से होता है ना भाई मेरे। जी हाँ, तो यह अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो यह ट्विन प्राइम नहीं है। जबकि ए सी डी ट्विन प्राइम है। आपसे वही पूछा गया था कौन ट्विन प्राइम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ट्विन प्राइम, यानी जुड़वा अभाज्य। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। कितना हो? 2 हो। जी हाँ, चलिए, तो कौन नहीं है? तो बी नंबर नहीं है। अगले सवाल की ओर आइए। चलिए, और भी किसी भी तरह का आपको कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और भी कोई टॉपिक अगर आपका है कोई दिक्कत वाला तो हमको कमेंट करके बता दीजिए, उसको भी क्लियर करवा देंगे। ऐसे हम आपको बता दिए, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, संपूर्ण मैथ्स का बना हुआ है, मैथ्स रीडिंग के मॉक टेस्ट का बना हुआ है। तो आप जितना जो है हम कम समय में जाकर के फास्ट करके आप वीडियो को देख करके उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। सारा टॉपिक डाला हुआ है, कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए, मोना और विकास की वर्तमान आयु का रेशियो 9:10 है। चलिए, एज का सवाल आ गया। अच्छा, मोना का चर्चा है, विकास का, दोनों के वर्तमान उम्र के बीच का रेशियो कितना है? 9 और 10। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। 4 वर्ष बाद जो है यह अनुपात 11:12, वो वर्तमान है, 4 साल बाद है। अच्छा, वर्तमान से 4 साल बाद जाने के लिए सिंपल सा बात है, दोनों में 4-4 साल जोड़ेंगे। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि देखो, एज का जो सवाल है बस एक ही कंसेप्ट पे काम करता है। जब भी समान राशि जोड़ने या घटाने का बात करें, अंतर को बराबर करते हैं। दोनों में 4-4 साल जुटेगा, अंतर को बराबर करें। 9-10 का डिफरेंस कितना हुआ? तो 1। 11-12 का डिफरेंस कितना हो? 1। बराबर करने का जरूरत नहीं, बराबर है। बढ़ रहा है 4 साल, यूनिट अगर देखा जाए तो कितना बढ़ा? देखो, 9 से 11 2, 10 से 12 कितना हो गया? 2। अच्छा, बढ़ता कई साल है? तो बढ़ता 4 साल है ना, जो 2 यूनिट का मान है 1 का निकाल लिए। अब क्या पूछा है? कहता मोना का वर्तमान बताइए। मोना का वर्तमान में यूनिट कितना है? 9। यही तो है, यानी मोना का जो वर्तमान उम्र है ना, यह हो जाएगा 18 वर्ष। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष मोना का वर्तमान उम्र है। जी हाँ, 18 वर्ष, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। बस एज का एक कंसेप्ट पे लगभग 99% सवाल यही कंसेप्ट पे आता है। समान राशि जोड़ना घटाना हो, अंतर को बराबर कर लेंगे हम। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है यदि P3 और 9 का तीसरा समानुपाती, 6 P4 का चतुर्था समानुपाती। देखिए, आपको सारा से सवाल आता है, हम सब चीज क्लियर करते हैं। देखिए, अगर ए और बी का प्रथम समानुपाती पूछा जाए तो a² / b याद रखना। ए और बी का द्वितीय अनुपाती बोला जाए, याद रखना √ab। ए और बी का तृतीय अनुपाती बोला जाए, याद रखना b² / a। बी सी का चतुर्थानुपाती बोला जाए, bc/a। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे। प्रथम समानुपाती a²/b, द्वितीय समानुपाती √ab, इसी को मध्यानुपात भी कहा जाता है। तृतीय समानुपाती b²/a, चतुर्था समानुपाती bc/a। जी हाँ, अब आइए सवाल पे। कहता है P3 और 9 का तीसरा समानुपाती, यानी P जो है 3 और 9 का तीसरा समानुपाती है। सब लेटेस्ट सवाल, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल करवा रहे हैं, कोई बेफालतू का सवाल नहीं है। जी हाँ, P जो है वह 3 और 9 का तीसरा समानुपाती, यानी b²/a। तो 9 का स्क्वायर बटा 3, 81/3, यानी P का मान कितना हो गया? 27। यहां से P का मान क्लियर हुआ। तो कहता है 6P4 का चतुर्था समानुपाती आपसे पूछा। अच्छा, P का मान कितना हो गया? 27। तो 6, 27 और 4 का चतुर्था समानुपाती। चतुर्था समानुपाती क्या होता है? bc/a, है ना। तो bc/a, यही तो है। चलिए, 3 से 9 बार में, यहाँ 2 बार में, 2 से 2 बार में, 9 दूना कितना हो जाएगा आपका? 18। यही तो है भाई, 18। चलिए, ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर आ जाइए। हाँ, कहता अनिल जो है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। 10,000 की कीमत पर 2 वस्तु ए और बी को क्रय किया, यानी खरीदा।
उसने जो है वस्तु ए को 15% लाभ पर, अच्छा वस्तु ए को कैसे बेचा है, 15% प्रॉफिट पर, और दूसरा वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा है। एलिगेशन लगा लेंगे आराम से। कहता है पूरे सौदे में उसने कोई लाभ नहीं कमाया हो, ना कोई उसको नुकसान हुआ हो, ना लाभ ना हानि, बीच में जीरो रख देंगे। चलिए क्रॉस करके रेशियो निकाल लीजिए, घटाएंगे जीरो में 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, यानी 2:3 क्या हो जाएगा, 2:3, दोनों के क्रयमूल के बीच का रेशियो है। कहता है बताओ वस्तु ए का विक्रयमूल का पता लगाइए, पहले निकालिए कितना में खरीदा था नहीं। अच्छा 10,000 में दो वस्तु खरीदा था, कितना में, 10,000 में दो वस्तु खरीदा था, और दोनों वस्तु के क्रयमूल के बीच का रेशियो 2:3, तो 2 3 कितना हो गया 5। वस्तु ए का क्रयमूल देख लीजिए कितना हो गया 2, ये वस्तु ए का क्रयमूल हुआ, लेकिन विक्रयमूल पूछा गया। अच्छा वस्तु ए को कैसे बेचा गया था, तो वस्तु ए को बेचा गया था 15% के लाभ पर, 15% लाभ का फ्रैक्शन लगा दिया, ये क्रयमूल आया, विक्रयमूल निकाल के उत्तर करना है। क्रयमूल पूछता था तो वहीं छोड़ देते। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से काट लीजिए, है ना, यहां से 15% लाभ था ना, जी हाँ, तो 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, 5 से काट लीजिए कितना बार में, यह कट जाएगा 20 बार में, है ना। अब देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 4, यानी हो जाएगा आपका 460 पर एगो जीरो, 4600 रुपया, कितना हो जाएगा 4600 रुपया हो जाएगा। नहीं, आराम से गुना कर लीजिए, 115 गुना 4, 460 और एगो जीरो, 4600 रुपया, यानी वस्तु ए का विक्रय मूल्य जो है वह 4600 रुपया है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, सवाल नंबर 16। देखो कहता है ए बटा बी पर पावर x-1 बराबर बी बटा ए पर पावर x-3, तब x का मान आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखो समझो बात को, जब भी ऐसा सवाल आए तो बेस को बराबर करते हैं, बेस को बराबर करके पावर को कंपेयर करते हैं, या फिर पावर को बराबर करके बेस को बराबर करते हैं, बेस का कंपेयर करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक बात बताओ, ए बटा बी पर पावर x-1, अच्छा इसको लिख सकते हैं ए बटा बी, बराबर करने के लिए जब बेस में परिवर्तन करते हैं तो पावर का चिन्ह बदलता है, क्या होता है, पावर का चिन्ह बदलता है, उल्टा की पावर का चिन्ह बदल जाए, यहां माइनस लग जाएगा। अब देखिए बेस बराबर है, पावर को कंपेयर करेंगे, x-1 माइनस में x प्लस में 3, यही तो है, बेस बराबर था पावर को, तो ये हो गया 2x बराबर में 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर 2, यह राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यह सी आपका राइट आंसर है। जब भी ऐसा सवाल है या तो बेस को बराबर कर लीजिए, बेस को बराबर कीजिएगा, पावर कंपेयर करना होगा, पावर बराबर कीजिएगा, बेस को कंपेयर करना होगा। तो हमने बेस को बराबर किया, यहां उलटना पड़ा, जब बेस में परिवर्तन करते हैं पावर का चिन्ह एक्सचेंज होता है, माइनस लग गया, पावर को कंपेयर करके एक्स का मान निकाल लिया। अगले सवाल की ओर आइए, कहता बिना रुके हुए ट्रेन जो है 80 के स्पीड से चलता है, जबकि रुक रुक कर चलता है तो उसका स्पीड होता है 72। तो कहता बताइए ट्रेन 1 घंटा में कितने मिनट रुकती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होता है इस तरह के सवाल का। चलिए बिना रुके हुए ट्रेन का स्पीड 80, रुक रुक कर जाता है तो 72, यहां से टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 720, पूरा दूरी को मान लीजिए 720 किलोमीटर। अच्छा 80 के स्पीड से गया, इस दूरी को तय करने में कई घंटा लगेगा 9 घंटा, जबकि 72 के स्पीड से गया तो इस दूरी को तय करने में कई घंटा लगा 10 घंटा। सोचिए बिना रुके हुए चला तब लगा 9 घंटा, है ना, बिना रुके हुए, जबकि रुक रुक कर चला तो कई घंटा लगा 10 घंटा, यानी यहां पर 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। अब सोचिए 60 मिनट ज्यादा लग रहा है ट्रेन को इसी दूरी को तय करने में, जब बिना रुके हुए चला तो 9 घंटा, रुक रुक कर चला तो 10 घंटा, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, उसका कारण क्या है, रुकना, यानी अगर नहीं रुकता तो 9 घंटा में, रुक रुक कर चला 10 घंटा में, तो 10 घंटा में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है इसको, रुक अगर बिना रुके चला तो 9, रुक रुक कर चला 10, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है किसके कारण, रुकने के कारण, तो 10 घंटा यानी 1 घंटा ज्यादा का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट रुकने का काम करता कितना देर में, 10 घंटा में, तो 10 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में कितना देर रुकेगा 6 मिनट, कितना हो जाएगा 6 मिनट। जी हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी,
बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता किसी राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 318, जबकि साधारण ब्याज जो है 300 रुपया है। दर पूछा गया, राशि भी पूछा गया। देखो इस प्रकार का सवाल जो है ना, ये आप देखोगे सवाल कई बार पूछा जा चुका है। देखिए लिख दीजिए, एक तरफ एसआई लिख दो और एक तरफ सीआई लिख दो, यानी सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या कहता है यह सुनिए, 2 साल का एक राशि पर निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज जो है 300, चक्रवृद्धि ब्याज 318। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, तो 2 साल का 300 यानी प्रत्येक साल का कितना कितना हो जाएगा 150। देखिए पहला साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 150, लेकिन 2 साल मिला के 318, तो 318 में 150 घटाएंगे यानी 168। ये दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज का कैसा प्रक्रिया जो ब्याज पर ब्याज जोड़ता है। अच्छा पहला साल की अपेक्षा जो है, अच्छा उल्टा लिख दिए हैं, नाम लिखा गया था उल्टा लिखा गया है। इधर सिंपल इंटरेस्ट लिखना है 150, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 150, और यह हो जाएगा आपका 168। अच्छा पहला साल की अपेक्षा कै रुपया ज्यादा बढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कहोगे 18 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा 18 रुपया। अच्छा क्यों बढ़ा 18 रुपया, यानी 18 रुपया ब्याज है, किसका ब्याज है 150 का है, एक साल में है। चलिए 50 से 2 बार में, 3 बार में, 3 से 6 बार में काट लीजिए, यानी रेट कितना निकल के आ जाएगा 12%। एक उत्तर तो आ गया 12%, लेकिन प्रिंसिपल भी आपसे पूछा है। चलिए साधारण ब्याज से निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि दोनों के लिए रेट बराबर था, साधारण ब्याज के कंडीशन पे जाना हमको उचित होता है। अच्छा देखिए मूलधन आपको एक साल का ब्याज दिया है कितना 150 ब्याज है, 12% की दर से एक साल का ब्याज है। प्रिंसिपल निकाल लीजिए यहां से, चलिए यहां से काट लीजिए। देखिए यहां हो जाएगा 25, 3 से काट लीजिए 50 बार में 125, यानी कितना हो जाएगा 1250 रुपया। कितना 1250, यह दोनों उत्तर होगा। रेट 12% और प्रिंसिपल 1250, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब है। समझ रहे बात को। तो रेट अगर ज्यादातर एग्जाम में केवल रेट पूछा जाता है, रेट पूछेगा तो रेट तक छोड़ देना है, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो आगे बढ़ जाना, साधारण ब्याज वाले कंडीशन से प्रिंसिपल निकाल लेना है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 19 कहता है इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखें। चलिए इसका थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। इसको देखो, वैज्ञानिक पद्धति को अंग्रेजी में कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब वैज्ञानिक पद्धति होता क्या, इसको समझो। वैज्ञानिक पद्धति में दशमलव जो, देखो कैसे कंसेप्ट लगाना है, यह बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं किसी भी नंबर को। देखो वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए सबसे पहला बात जो खैर मकदम करना है वह यह करना है कि वैज्ञानिक पद्धति में जो है दशमलव हमेशा प्रथम गैर शून्य के बाद लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है, प्रथम गैर शून्य के बाद, यानी दशमलव हमेशा पहला गैर शून्य जो शून्य नहीं है वहीं लगा देंगे पहला अंक के बाद। और इसका फॉर्मेट होता है a गुना 10 टू द पावर n। क्या होता है वैज्ञानिक पद्धति में लिखने का फॉर्मेट, a गुना 10 टू द पावर n के प्रारूप में इसको लिखा जाता है, जहां a का मान 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक होगा, n इज एन इंटीजर नंबर और n कोई इंटीजर नंबर होगा, पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो। चलिए अब आते हैं सवाल पे। हाँ देखिए इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है, तो दशमलव प्रथम गैर शून्य के बाद, यानी दशमलव को कहां ले जाना है, यहां बैठाना है 1 के बाद। अब एक बात सोचो, फॉर्मेट लगाना a गुना 10 टू द पावर n का, दशमलव अभी यहां है, यहां ले जाना है, तो 2 2 4 1 5 अंक दशमलव बढ़ाना है। अब दशमलव का कंसेप्ट आप जानते हो कि जब दशमलव को आप हटाते हो ना तो उसके विपरीत में उतना शून्य लगाते हो, नहीं, जैसे कहने का मतलब है, देखिए समझिए, अब दशमलव हटाना है तो इसको लिखेंगे बटा में, कितना लिखेंगे 100, 2 अंक हटाए यानी 54, 32 बटा 10 पर दशमलव हटाते हैं उसके विपरीत में उतना शून्य लगा दिए। अब ये तो बात आप जानते हो, दशमलव को बढ़ाने का बात देखिए, जैसे कहने का मतलब है यह है, अब दशमलव को यहां ले जाना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखना होगा ना हमको, तब ने दोनों मान बराबर होगा। तो जब दशमलव को हटाते हैं तो उसके विपरीत में उतना शून्य लगाते हैं, बढ़ाते हैं तो उसके बगल में उतना शून्य। 2 अंक हमने बढ़ाया, 1 था 3 अंक हो गया दशमलव, 2 अंक बढ़ाए है ना, तो 2 अंक बढ़ाए हैं तो 2 शून्य से गुना कर लिया, यह कंसेप्ट है। तो दशमलव को हटाते हैं तो विपरीत में उतना शून्य लगाते हैं, बढ़ाते हैं तो बगल में उतना शून्य से गुना किया था, यहां बढ़ाने का बात है 1 2 3 4 5, यानी 5 शून्य से बगल में गुना करना। देखिए अगर विपरीत वाला शून्य होता तो ऊपर जाके पावर निगेटिव हो जाता, लेकिन गुना बगल में करना है। देखिए सबसे पहली बात है 5 अंक बढ़ाना है तो 5 शून्य से बगल में गुना करेंगे, और ये ऑप्शन नंबर बी में है मात्र। चलिए
भाग नहीं देना, इसका मतलब हुआ ये तो उल्टा नीचे जाके भाग हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता किसी धनराशि पर जो है किसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि वर्षों और समय की संख्या बराबर है तो ब्याज का दर, देखो जब समय और दर बराबर हो ना, साधारण ब्याज मूलधन का m/n गुना हो, समय पूछा जाए या दर पूछा जाए, √m/n गुना 10, यह याद रखना आप। अच्छा, भिन्न का मान m/n 25/16, यानी 25/16 गुना 10, 5/4 गुना 10, यही तो है 5, 25/2, यानी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 12.5%। कितना मेरे भाई, 12.5%। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस फॉर्मेट का प्रयोग आप तब करोगे जब समय और दर बराबर हो और साधारण ब्याज मूलधन का m/n गुना हो। इस परिस्थिति में आप इसको बना भी सकते हो, देखो बना के दिखाते हैं। समय पूछा जाए तो ये इतना ही वर्ष होता, दर पूछा गया तो प्रतिशत में उत्तर, दोनों का उत्तर एक ही आएगा। अब देखिए, मूलधन पे 1 मान लेते हैं, रेट R, समय भी R, साधारण ब्याज मूलधन का 1 का 25/16, 25/16, R स्क्वायर बराबर, उधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2500/16, R बराबर स्क्वायर रूट हो जाएगा 50, 2500 का 50, 16 का 4, 50/4, यानी हो जाएगा 25/2, 12.5, कितना 12.5%, यह रेट हो जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो इसका प्रयोग कर लीजिए या तो इसका, है ना। यह थोड़ा ज्यादा उचित है, कब, जब समय दर बराबर हो, साधारण ब्याज मूलधन का m/n गुना हो, तब इस परिस्थिति में इसका प्रयोग किया करते हैं। देखिए, तो यह जो आज का जो आपका क्लास हुआ, इसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाया, उन विद्यार्थियों को क्लियर करवाया जिनका एग्जाम 21 और 22 सितंबर को होना है। तो आप लोग इस प्रश्न को पूरा बारीकी ढंग से देखें, है ना। अगर आप लोग को ये बढ़िया लगेगा, तभी आज हुआ 19 तारीख, मतलब 2 दिन का और समय है। अगर अच्छा लगेगा आपको तो फिर हम 2-3 इस तरह का वीडियो जो है आपको डाल देंगे, ताकि और आप मजबूत हो जाइए, लड़ने से पहले पूरा ताकतवर हो जाइए, ताकि एग्जाम में जाए तो आपको कहीं परेशानी नहीं हो। हाँ, लेकिन आपका जो काम है, हमारा मेहनत है, आपका जो काम है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो, नहीं अच्छा लगता हो तो कोई बात नहीं है। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए, और जितने भी दोस्त हैं आपके, है ना, जिनका भी एग्जाम होना है, सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए। और खास करके उनको, जो बच्चे नए हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए मेरे वीडियो का, और आप जो है इस कंटेंट्स के माध्यम से एग्जाम में बेहतर कर पाए। चलिए, फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।